बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का ये लेक्चर कम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है, जिससे वो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। इस एक लेक्चर से आप न सिर्फ कमोबेश 6 सवाल तैयार कर सकते हैं, बल्कि इसी लेक्चर से आप अपने लिए बेहतरीन नोट्स भी बना सकते हैं। ये सवालात CSS, PMS और LLB के सिलेबस के मुताबिक हैं और प्रीवियस पेपर्स में ये सवालात कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आइए चलकर देखते हैं कि वो 6 सवाल कौन से हैं। सबसे पहले है डिफाइन मैरिज एंड व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मैरिज एंड व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स टू अ वैलिड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मैरिज, डिफाइन वैलिड, वॉइड एंड इर्रेगुलर मैरिजेस या क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज एंड लीगल इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मैरिज, डिफाइन लीगल कैपेसिटी टू इंटर इनटू मैरिज। और क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मैरिज, हाउ मैरिज इज रजिस्टर्ड अंडर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। और आखिरी है व्हाट आर इर्रेगुलर मैरिजेस एंड हाउ दे कैन बी क्योर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू रेगुलर और वैलिड मैरिजेस। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। दोस्तों, इंसान की जिस तरह बहुत सारी फितरी ज़रूरियात हैं, इसी तरह निकाह भी इंसान की एक अहम फितरी ज़रूरत है। जब हम फैमिली की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आती है शादी, क्योंकि फैमिली की इब्तदा ही शादी से होती है। शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी मुआहिदा है जो दो मुख्तलिफ जिन्सों के दरमियान तय पाता है, और ये एक मजहबी जिम्मेदारी भी है। इस्लाम की नज़र में अगर देखा जाए तो ये सुन्नत मुअक्कदा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए नौजवानों, तुम में से जो निकाह की जिम्मेदारियों को उठाने की ताकत रखता है और हक महर अदा कर सकता है, इसे निकाह कर लेना चाहिए। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया और एक और जगह निकाह को आधा ईमान भी करार दिया। इसी तरह निकाह अंबिया कराम की भी सुन्नत है, जिसका हवाला कुरान मजीद में मौजूद है, जहाँ अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले यकीनन रसूल भेजे और उन्हें बीवियों और औलाद से भी नवाजा। तो पेपर में कम से कम इनमें से 2 अहादीस का हवाला जरूर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज, यानी कि निकाह के मकासद क्या हैं। अल्लाह ताला ने निकाह में इंसान के लिए बहुत से दीनी और दुनियावी फायदे रखे हैं, लिहाजा इन फवायद को हासिल करने के लिए निकाह किया जाता है। निकाह का सबसे पहला मकसद है लीगलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी जिनसी ताल्लुक का हलाल होना, यानी निकाह के बाद ज़ौजैन के दरमियान जिनसी ताल्लुक हलाल हो जाता है। सेकंड है प्रोक्रिएशन एंड लीगलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी नस्ल इंसानी का फैलाव और औलाद का सहीउन नसब होना, यानी निकाह के बाद ज़ौजैन के दरमियान जिनसी ताल्लुक हलाल हो जाता है और जो नस्ल पैदा होगी वो जायज़ होगी, और जायज़ होने की वजह से बच्चे वालिदैन की विरासत के हकदार होंगे। थर्ड है प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस, यानी इंसानी नस्ल का तहफ़्फ़ुज़। और आखिरी है रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ, यानी मुनज़्ज़म मुआशरे का वजूद में आना, जिससे समाजी मुआशरती तमाम बुराइयों और बिगाड़ का खात्मा हो जाता है। मुख्तसर ये कि निकाह से जायज़ तस्कीन को पूरा करने के साथ साथ इसका एक अहम मकसद हर मोमिन मर्द और औरत के अखलाक की हिफाजत और इसके ज़रिए से पूरे मुआशरे को फितना फसाद से और अखलाकी बुराई से महफूज रखना है। नेक्स्ट है कैपेसिटी फॉर मैरिज, यानी कि निकाह के लिए अहलियत क्या हो। Every Muslim who is mentally sound who has attained puberty may enter into a contract of marriage, यानी कोई भी मुसलमान जो आकिल और बालिग हो वो निकाह कर सकता है। यहाँ ये अहम बात बताता चलूँ कि इसके लिए बुलूगत की उम्र के लिए मेजॉरिटी एक्ट का इतलाक नहीं होगा, जिसके मुताबिक उम्र 18 साल होती है, बल्कि इसके लिए बुलूगत की निशानियां जाहिर होना काफ़ी हैं, और अगर बुलूगत की निशानियां आयान नहीं हैं तो फिर इस सूरत में उम्र 15 साल होगी। दूसरा है कि lunatic, unsound and minors who have not attained puberty may be validly contracted marriage by their respective guardian, यानी नाबालिग या ऐसा शख्स जो आकिल नहीं है तो इसकी शादी इसका गार्डियन करवा सकता है। यहाँ अगर गार्डियन का तस्वर देखा जाए तो वालिद कुदरती वली होता है, यानी नेचुरल गार्डियन होता है, और वालिद की अदम मौजूदगी में इसका दादा इसकी शादी करवा सकता है। नाबालिग होने की सूरत में हक महर गार्डियन मुकर्रर करेगा, लेकिन इसकी अदायगी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ खावन की ही होगी। तीसरा है कि मैरिज ऑफ अ पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड अटेन प्यूबर्टी विल बी वॉइड
if it is without his or her consent. یعنی کہ ایسا شخص جو عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے لیکن شادی اس کی مرضی کے بغیر کروائی جا رہی ہو تو اس صورت میں وہ شادی باطل ہوگی یعنی وائڈ ہوگی. تو ثابت یہ ہوا کہ شادی کے لیے فری کنسینٹ کا ہونا ضروری ہے. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اسینشلز آف میرج، عقد یعنی نکاح کے لوازمات. یہ انتہائی امپورٹنٹ اور ایور گرین ٹاپک ہے جو تقریباً ہر پیپر میں ریپیٹ کیا جاتا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اسینشلز آف میرجز کیا کیا ہیں. سب سے پہلے ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس یعنی ایجاب و قبول. ایجاب سے مراد ایک فریق کی طرف سے نکاح کے معاملے میں پیشکش و قبول، اور اسی طرح دوسرے فریق کی طرف سے اس پیشکش پر مرضی و خوشی سے رضامند ہونے کو ایجاب و قبول کہتے ہیں. کیونکہ نکاح مرد یا عورت کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کا مقصد دونوں کی رضامندی لینا ہے. اس حوالے سے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم کو حلال نہیں کیا کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. تو ثابت یہ ہوا کہ نکاح کے معاملہ میں عورت کی رضامندی اور اس کو پسند ناپسند کا حق دیا گیا ہے. تو نیکسٹ ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس ان سیم میٹنگ یعنی نکاح کی پیشکش اور قبول ایک ہی جلسہ میں ہونی چاہیے، اور یہ بھی شرط ہے. اور اگر ایجاب یعنی آفر ایک دن ہو رہی ہے اور رضامندی کسی دوسرے دن تو وہ ویلڈ میرج نہیں ہوگی. نیکسٹ ہے کنسیڈریشن. کنسیڈریشن کہتے ہیں معاوضہ کو. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ میرج از اے کانٹریکٹ، شادی ایک معاہدہ ہے، تو معاہدے میں کنسیڈریشن بھی ہوتی ہے. اور شادی کی جو کنسیڈریشن ہے وہ ہے ڈاور، اور دونوں فریقین پابند ہیں کہ وہ ڈاور کو شادی کے موقع پر طے کریں. لیکن اگر وہ شادی کے موقع پر فکس نہیں کی جاتی تو کچھ کے نزدیک وہ شادی وائڈ یعنی باطل ہوگی، اور کچھ کے نزدیک ڈاور کو پریزیوم کیا جائے گا اور بعد میں اس کی مالیت طے کر دی جائے گی. حق مہر کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ پاک کا فرمان ہے، تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. نیکسٹ ہے اپوزٹ سیکسز. اسلام میں ہومو سیکشل میرج یا سیم سیکس میرج جسے ہم جنس شادی کہتے ہیں اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. اس لیے نکاح کے لیے یہ لازمی ہے کہ دونوں فریقین مخالف جنس کے ہوں. نیکسٹ ہے وٹنسز یعنی کہ گواہان. شادی میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے. سنی لا کے مطابق 2 گواہان ہونے چاہیے جو دونوں عاقل اور بالغ ہوں، اور اگر 2 گواہان موجود نہیں ہیں تو میرج فاسد ہوگی یعنی irregular ہوگی، جسے بعد میں ریگولر کیا جا سکتا ہے. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عورت بھی شادی کی گواہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر ایک مرد کے بدلے 2 عورتیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی لازم ہے کہ کم از کم ایک مرد ضرور ہو. نیکسٹ ہے فری کنسنٹ. اسلام میں زبردستی شادی کی گنجائش بالکل نہیں ہے. تو شادی کے درست ہونے کے لیے یہ شرط لازم ہے کہ دونوں فریقین کی فری کنسنٹ شامل ہو، اور اگر لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہے اور اس کے گارڈین نے اس کی شادی کروا لی تو وہ اپنا خیار بلوغ کا حق استعمال کرتے ہوئے سیکشن 7 ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ کے مطابق 18 سال سے پہلے اپنی شادی کی تردید کر سکتی ہے، بشرطے کہ خلوت صحیحہ جسے ویلڈ ریٹائرمنٹ کہتے ہیں وہ یا میرج کنزیومیٹ نہ ہوئی ہو. اس حوالے سے آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ 2000 MLD 1886 بھی ریفرنس کے طور پر لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے نو پروہیبٹڈ ڈگری آر امپیڈیمنٹس. امپیڈیمنٹ کہتے ہیں رکاوٹ کو، اور ویلڈ میرج میں رکاوٹ کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت کو شادی سے روکنا. ویلڈ میرج کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اسلامی قوانین کے مطابق شادی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. پہلی مستقل رکاوٹ یعنی پرماننٹ امپیڈیمنٹ، اور دوسری عارضی رکاوٹ یعنی ٹیمپرری امپیڈیمنٹس. اور اگر شادی ہو جانے کے بعد اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں سپروینینٹ اللیگیلٹی. ان امپیڈیمنٹس کی وجہ سے یا تو شادی باطل یعنی وائڈ ہو جاتی ہے یا فاسد یعنی irregular ہو جاتی ہے. CSS, PMS اور LLB کے امتحانات میں اکثر و بیشتر یہ سوال پوچھا جاتا ہے what is marriage and what are the impediments to a valid marriage. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ویلڈ میرج کے اندر امپیڈیمنٹس کیا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے پرماننٹ امپیڈیمنٹ یعنی مستقل رکاوٹ. یاد رکھیں کہ مستقل رکاوٹ کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر مستقل رکاوٹ ہونے کے باوجود شادی کی گئی تو وہ وائڈ ایب انیشیو یعنی سرے سے ہی باطل ہوگی. اس میں سب سے پہلے آتا ہے پولی اینڈری یعنی شادی شدہ عورت خاوند کی موجودگی میں دوسری شادی کرے تو وہ شادی باطل ہوگی.
दूसरा है कंसेंगिनिटी यानी ब्लड रिलेशन। कंसेंगिनिटी की रुकावट की वजह से कोई भी शख्स अपनी माँ, दादी, बेटी, बहन, भतीजी, खाला, फूफी से शादी नहीं कर सकता, और कंसेंगिनिटी की रुकावट की वजह से की जाने वाली शादी बातिल यानी वाइड होगी। तीसरे नंबर पर आता है फास्ट्रेज यानी रजाई तहल्लुक। रजाई तहल्लुक की बिना पर एक शख्स अपनी रजाई माँ, रजाई बहन और रजाई माँ की बहन से शादी नहीं कर सकता। रजाई रिश्ता की रुकावट की वजह से की गई शादी भी बातिल यानी कि वाइड होगी। परमानेंट एम्बेडिमेंट्स में चौथे नंबर पर आता है अफिनिटी। अफिनिटी एक ऐसा ताल्लुक है जो किसी औरत के साथ शादी करने की वजह से कायम होता है। जैसे जब कोई शख्स शादी करता है तो बीवी के वालिदैन के साथ सास ससुर का रिश्ता बन जाता है, जिसे अफिनिटी कहते हैं। अफिनिटी की बिना पर कोई शख्स अपनी सास या सास की माँ, बीवी की कोई साबका बेटी या बेटी की बेटी या ससुर की कोई और बीवी और बहू से शादी नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, फास्ट्रेज, कंसेंगिनिटी, पॉलीएंड्री और अफिनिटी में रुकावटी रिश्तों की बिना पर की गई हर शादी वाइड होगी, जो कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती। तो अब अगर पेपर में ये सवाल आए कि वाइड मैरिज कौन सी होती है, तो आप बआसानी लिख सकते हैं कि वाइड मैरिज वो मैरिज होती है जिसमें परमानेंट इम्पेडिमेंट्स होते हैं। अब हम आते हैं टेम्पोरेरी इम्पेडिमेंट्स की तरफ। ये वो रुकावटें हैं जिन्हें दुरुस्त किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले है अनलॉफुल कंजंक्शन, यानी एक मर्द दो औरतों से बैक वक्त शादी नहीं कर सकता जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आती हूँ। यानी एक वक्त में वो दो सगी बहनों से शादी नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो वो इर्रेगुलर मैरिज होगी, और अगर पहली वाली को तलाक दे दे या वो मर जाए तो शादी दुरुस्त हो जाएगी। दूसरा है कि एब्सेंस ऑफ विटनेसेस यानी बगैर गवाहों के शादी करना। सुन्नी लॉ के मुताबिक शादी में दो गवाह होने चाहिए, जो हम ऑलरेडी एसेंशियल्स ऑफ मैरिजेस में पढ़ चुके हैं। अब अगर दो गवाह मौजूद नहीं है तो ये भी टेम्परेरी इम्पेडिमेंट है जिसको दुरुस्त किया जा सकता है। तीसरा है कि ऐसी औरत से शादी करना जो इद्दत गुजार रही हो, और इसकी इद्दत का अरसा जो तलाक की सूरत में 3 माह और खावन की वफात की सूरत में 4 माह 10 दिन होता है, वो पूरा न हुआ हो। ऐसी शादी भी इर्रेगुलर होगी और इद्दत का अरसा मुकम्मल होने के बाद वैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा शादियां करना। इस्लाम में एक मर्द एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है, लेकिन अगर 5वीं शादी करेगा तो वो इर्रेगुलर हो जाएगी, और इन 5 में से किसी को तलाक दे दे या कोई मर जाए तो वो शादी रेगुलर हो जाएगी। यहाँ एक बात ये भी बताता चलूं कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 6 के मुताबिक कोई भी खावन अपनी बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं करेगा जब तक कि वो आर्बिट्रेशन काउंसिल से तहरीरी इजाजत न ले ले, और अगर बगैर इजाजत के शादी करेगा तो सबसे पहले वो अपनी पहली बीवी का हक महर, चाहे वो प्रॉम्प्ट डावर हो या वो डेफर्ड डावर हो, वो अदा करेगा, और इसके साथ साथ इसको 1 साल तक कैद और 5,000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ रिलीजन। एक मुसलमान मर्द न सिर्फ मुसलमान औरत से बल्कि अहले किताब यानी ईसाई और यहूदी औरत से वैलिड निकाह कर सकता है, लेकिन बुत परस्ती और आग की पूजा करने वाली औरत से शादी नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो बुतों और आग की परस्तिश करने वाली औरत से शादी करेगा तो वो इर्रेगुलर होगी, और अगर वो गैर मुस्लिम औरत अल्लाह पर ईमान ले आए और इस्लाम कबूल कर ले तो वो मैरिज रेगुलर हो जाएगी। आखिरी है सुपरवीनियंट इलीगैलिटी, यानी वैलिड शादी हो जाने के बाद कोई खिलाफ शरा या खिलाफ कानून कोई बात पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में शादी इर्रेगुलर होगी, और उज़्र दुरुस्त हो जाने की सूरत में शादी रेगुलर हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज। ड्यूरेशन के हिसाब से मैरिजेस की 2 सूरतों में क्लासिफिकेशन की जाती है। नंबर 1 परमानेंट मैरिज और नंबर 2 टेम्पोरेरी मैरिज। परमानेंट मैरिज को फर्दर 3 सूरतों में क्लासिफाई किया जाता है, जिनमें पहले नंबर पर आती है वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज वो मैरिज होती है जिसमें वो तमाम एसेंशियल्स जो हम पहले समझ चुके हैं वो पूरे हों। दूसरे नंबर पर आती है वाइड मैरिज, जिसमें परमानेंट इम्पेडिमेंट्स हों, और वो भी हम तफसील से देख चुके हैं। और तीसरे नंबर पर आती है इर्रेगुलर मैरिज, जिसमें टेम्परेरी इम्पेडिमेंट्स हों, और वो भी हम तफसील से देख चुके हैं। टेम्परेरी मैरिज को अगर देखा जाए तो वो मुता मैरिज होती है। मुता का लिटरल मीनिंग होता है यूज और एंजॉयमेंट, और ये शादी मुतय्यन शुदा दौरानी या मुद्दत के लिए होती है। ये सिर्फ शिया स्कूल में होती है, जबकि सुन्नी स्कूल में इसको वाइड यानी बातिल माना जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैरिज के लीगल इफेक्ट क्या हैं। अगर तो मैरिज वैलिड है तो इसमें जिनसी ताल्लुक हलाल हो जाता है, औलाद सही नसब हो जाती है,
बीवी को हक महर, खर्चा खुराका और रिहाइश का हक हासिल हो जाता है। शादी के बाद अफिनिटी की प्रोहिबिशन का इतलाक हो जाता है। तलाक या खावन की वफात की सूरत में बीवी इद्दत का अरसा गुजारने की पाबंद हो जाती है और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की वफात की सूरत में तरका हासिल करने के हकदार हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर है वाइड मैरिज। चूंकि वाइड मैरिज सिरे से कोई मैरिज है ही नहीं, लिहाजा इसमें कोई कानूनी हक हासिल नहीं होता। फरीकैन के दरमियान जिनसी ताल्लुक जना के ज़ुमरे में आता है और इनसे पैदा होने वाले बच्चे सही नस्ब नहीं होंगे, यानी कि वो लेजिटिमेट नहीं होंगे। औरत का हक महर, खर्चा खुराका और तरका का कोई हक नहीं बनता। तीसरे नंबर पर है इर्रेगुलर मैरिज। अगर तो इसमें वैलिड रिटायरमेंट या कंज्यूमेशन न हुई हो तो कोई भी कानूनी हक नहीं हासिल होगा, लेकिन अगर कंज्यूमेशन हो चुकी हो तो वो वैलिड होगी और पैदा होने वाली औलाद सहीउन नसब होगी। बीवी को महर वसूल करने का हक हासिल हो जाएगा। तलाक या खावन की वफात की सूरत में बीवी इद्दत का अरसा गुजारेगी। बच्चे वालिदैन की विरासत के हकदार होंगे, लेकिन ज़ौजैन एक दूसरे के तरका में हिस्सेदार नहीं होंगे। अब आखिर में आते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन की तरफ। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 5 के मुताबिक जो भी शादी होगी इसे रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यूनियन कौंसिल निकाह रजिस्ट्रार को लाइसेंस जारी करेगा। अगर कोई शादी निकाह रजिस्ट्रार के बगैर होगी तो शादी करवाने वाला शख्स फौरी तौर पर निकाह रजिस्ट्रार के नोटिस में लाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इस सूरत में इसे सजा जो 3 माह तक हो सकती है या 1000 रुपये जुर्माना देना होगा, या दोनों सजा और जुर्माना हो सकते हैं। निकाहनामा का रजिस्टर निकाह रजिस्ट्रार मेंटेन करेगा और रिकॉर्ड यूनियन कौंसिल में जमा करवाएगा और निकाहनामा के पर्द की कापियां दोनों फरीकेन को देगा और निकाह रजिस्टर करने की फीस भी वसूल करेगा। यहाँ एक अहम बात कि निकाहनामा पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कोई भी शख्स मुकर्रर करदा फीस की अदायगी के बाद यूनियन कौंसिल के दफ्तर से इसका मुतालिया कर सकता है और इसकी नकल भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, लेक्चर में इंग्लिश के मुश्किल वर्ड्स और नावल वर्ड्स के साथ मैंने उर्दू मीनिंग भी लिखा था ताकि आपको आसानी हो, लेकिन आपकी मजीद आसानी के लिए मैंने उन अल्फाज को यहाँ पे अलहदा तौर पर भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह नेगेबान।